हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का एक लेक्चर देखने जा रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या है? देखो, केमिकल काइनेटिक्स हमें ये बताता है कि रिएक्शन में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। तो क्या क्या देखते हैं हम लोग? टाइम देखते हैं रिएक्शन प्रोग्रेस के लिए कि रिएक्शन जब हो रही है तो टाइम कैसे चेंज हो रहा है और टाइम के साथ साथ कितना कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, कौन सी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, कौन सी सेकंड ऑर्डर, कौन सी जीरो ऑर्डर, रिएक्शन का टाइम क्या क्या है, ये सब देखते हैं। तो रिएक्शन के होने के पीछे का कारण क्या है, रिएक्शन क्यों होती है और कैसे होती है, बेसिकली रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। देखो, ये टॉपिक जो है इसमें बहुत एक सिंपल सा बेसिस लिया गया है जो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेस पर यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आप लोगों ने पढ़ा था कि गैस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स ऑल डायरेक्शन में मूव करते हैं और वो वॉल्स पे टकराते हैं कंटेनर में और उससे प्रेशर जनरेट होता है, वही गैस का प्रेशर होता है। ये सब चीज़ें आपने पढ़ी थी क्लास 11th में। कोलिजन थ्योरी इसी पर बेस्ड है। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी ये कहती है कि जब कभी भी कोई रिएक्शन होती है, चाहे वो गैस फेज में हो चाहे वो लिक्विड फेज में हो, दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन करते हैं। उनके कोलिजन से क्या होता है, एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी वो मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उससे क्या होता है, उनके अंदर केमिकल चेंज आता है। तो बहुत बेसिक सी चीज़ है इसमें, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि हमने दो मॉलिक्यूल लिया, इनमें कोलिजन हुआ, इनके कोलिजन से कुछ एनर्जी निकली, ये एनर्जी निकली और ये एनर्जी जो है ये एटम्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद इनमें क्या होता है, प्रोडक्ट का नेचर आ जाता है। ये रिएक्टेंट थे, पहले कोलिजन हुआ, एनर्जी निकली, वो एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब की और इनके अंदर प्रोडक्ट का नेचर आ गया। क्योंकि आप क्या करते हो, जब आप कभी भी कोई रिएक्शन कराते हो तो आप क्या करते हो, रिएक्टेंट को लेके या तो उसे हीट करते हो या फिर उसमें कुछ मिक्स करके उसमें उसको किसी प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करते हो, तब उसमें रिएक्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये कहा गया कि व्हेन रिएक्टेंट्स आर इन गैसेस और इन लिक्विड फेज, द मॉलिक्यूल collide each other and they produce energy. That energy is absorbed by the reacting species and they change into product. सिंपल सी बात है। अब और क्या है इसके पीछे? इसके पीछे की एक कहानी ये है कि जो एटम्स हैं हमें उनको पहले से ही मान के चलना होता है कि ये एक स्फेरिकल शेप के हैं और ये बहुत ही हार्ड है। मतलब जब कोलिजन हो रहा है तो कोलिजन होने पर एटम डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, एटम ब्रेक नहीं हो रहा है। एटम में क्या हो रहा है, एटम एक हार्ड स्फेयर है और वो आपस में कोलाइड हो रहा है। ठीक है, अब क्या मॉलिक्यूल नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है। रिएक्शन के लिए ज़रूरी नहीं कि एटम हो, दो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, एक एटम एक मॉलिक्यूल हो सकता है, दो एटम हो सकते हैं। माने कोई भी दो रिएक्टिंग स्पीसीज जब आपस में कोलाइड करेंगी तभी उनमें केमिकल चेंज आएगा। इस थ्योरी का बेसिस ये है। ठीक है, अब इसको दिया किसने था? तो देखो भाई, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को दिया और ये थ्योरी बेसिकली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट को लेकर के ही बनाई गई है। तो इसको दिया था मैक्स ट्रॉड्स ने एंड विलियम लेविस ने। कब दिया था? 1916 to 18। देखो, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जो गैसेस की प्रॉपर्टी है, मतलब गैस में हम लोग क्या कहते हैं, गैस का जो बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है वो यही कि गैस के पार्टिकल्स फ्री होते हैं, दे कैन कोलाइड ईच अदर, दे कैन मूव इन एनी डायरेक्शन। तो जब वो फ्री होते हैं, जब वो कोलिजन करते हैं तो तभी उनमें क्या होता है, कोई केमिकल रिएक्शन पॉसिबल होती है। ठीक है, अब देखो, जब कोलिजन होता है तो वो एनर्जी मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं और प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, ये हमने बताया इसके लिए। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, दो बैरियर होते हैं इसके लिए। किसी भी रिएक्शन के लिए दो बैरियर होते हैं। कौन कौन से बैरियर? पहला तो जो कोलिजन हो रहा है वो कोलिजन इफेक्टिव होना चाहिए। मतलब कौन कौन से हैं? देयर आर टू बैरियर, टू बैरियर होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है बच्चों ओरिएंटेशन बैरियर। कौन सा बैरियर होता है? ओरिएंटेशन बैरियर। देखो, ओरिएंटेशन बैरियर क्या कहता है?
बहुत बेसिक सी चीज़ ये है, ये इसको आप ऐसे समझ लो जैसे आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरी तरफ फेस करके पढ़ रहे हो, आप क्लास में बैठे हो। अगर मैं क्या करूँ, मैं इस तरफ फेस कर लूँ और आप भी पलट के उस तरफ फेस कर लो, तो मैं बोलूँगा, पढ़ाऊँगा, लेकिन आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने अपने ओरिएंटेशन चेंज कर लिए। एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है कि आपका फेस मेरी तरफ है, मेरा फेस आपकी तरफ है, तो ये एक प्रॉपर ओरिएंटेशन है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर है कि जो दो कोलाइडिंग स्पीसीज हैं उनका एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है तो वो स्पीसीज कोलाइड नहीं करती हैं। तो क्या बोला गया इसके लिए? इसके लिए बोला गया कि when two species collide each other they must be in proper orientation. If they are not in proper orientation then their collision will not effective. If the collision is not effective then reaction will not proceed. ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है NO2 प्लस NO2 gives out N2O4। मैं इस N2O4 का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है बच्चों, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से तीसरा बॉन्ड जुड़ा होता है, क्योंकि नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है और 3 बॉन्ड इसके बन गए हैं, तो इसमें से एक ऑक्सीजन, दोनों में से कोई भी एक आप ले लीजिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा होता है। यहाँ पर आप देखिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड है। तो इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, जैसे कि ये मान लीजिए ये आपका जो है नाइट्रोजन है, ये वाला, और ये दोनों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, यहाँ पर ये नाइट्रोजन है और ये दोनों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं। ये नाइट्रोजन जब इस नाइट्रोजन से डायरेक्ट कोलाइड करेगा तो इन दोनों की एनर्जी बढ़ेगी और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बॉन्ड बना लेंगे। क्योंकि अब देखिए ये जो दोनों ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये दोनों ऑक्सीजन, हमने मान लिया है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक्चुअली ऐसा होता है, इस तरह से, ऐसे। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये इस तरह से है ना, और इसके कई सारे स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल हैं, बट मैं अभी इसके स्ट्रक्चर पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको एक सिंपली बता दिया कि इस तरीके से बेंट स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन से कोलाइड करेगा और ऐसे बॉन्ड बनेगा। सॉरी, इसको मैं ब्लू से बना देता हूँ। ये दोनों नाइट्रोजन आपस में इस तरह से बॉन्ड बनाएंगे। ये ऑक्सीजन हो गया और ये आपका नाइट्रोजन। अगर ये इस तरह से है तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है, ये कोलिजन इफेक्टिव है, क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन से कोलाइड कर रहा है। दिस इज प्रॉपर कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन है। ये कैसा है भाई? दिस इज इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इसका वो जो ओरिएंटेशन है थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, मान लीजिए कि हमने ऐसा किया, इसको तो हमने ऐसे ही रखा और यहाँ पर इसको हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये तो आपका ऐसे ही है और यहाँ पर ये ऐसे हो गया। अब ये ऑक्सीजन डायरेक्टली इससे नाइट्रोजन से कोलाइड कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड तो बन नहीं रहा है, क्योंकि जितनी एनर्जी चाहिए बॉन्ड बनने के लिए और भी बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन जब नाइट्रोजन से कोलाइड करेगा तो ये कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा, इससे कोई भी केमिकल चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? नो रिएक्शन। बात आपको समझ में आई? जब जहाँ पर किसी मॉलिक्यूल को कोलाइड होना है जिस एटम के ऊपर, अगर वो वहाँ पर कोलाइड कर रहा है तब तो ठीक है, तब तो वो प्रॉपर ओरिएंटेशन है, उसका इफेक्टिव कोलिजन होगा। बट अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है तो कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा। तो एक चीज़ तो है कि कोलिजन इफेक्टिव होने के लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। अब आप सोचिए कि किसी गैस में तो बहुत सारे कोलिजन, इनफाइनाइट कोलिजन होते हैं, लेकिन उनमें से क्या होता है? कुछ कोलिजन जो होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं, उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर होता है तो वो इफेक्टिव होते हैं, उन्हीं से केमिकल चेंज आता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब दूसरा बैरियर देख लेते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा।
दूसरा है हमारे पास में एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर क्या कहता है? ये कहता है कि जब कभी भी दो रिएक्टिंग स्पीसीज कोलाइड करते हैं तो उनके कोलिजन से एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि वो केमिकल रिएक्शन को कर सके। जैसे इसको मैं आपको समझाता हूं। देखो, ये हमारा है यहां पर रिएक्शन प्रोग्रेस, इधर रिएक्शन हो रही है, यहां पर हमने एनर्जी ले लिया, ये आपका एनर्जी है। और ये एक डायग्राम मैं आपको बना रहा हूँ। इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझना बच्चों, क्योंकि ये बहुत जगह यूज़ होता है ये डायग्राम। यहाँ पर ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये बहुत सारे इस तरीके से एनर्जी की वैल्यूज़ है। ठीक है बच्चों, तो देखो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थे। इनिशियली रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कुछ एनर्जी थी। अब दो मॉलिक्यूल आपस में जब कोलाइड होना स्टार्ट हुए तो उनकी एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हुई। उनकी एनर्जी बढ़ते 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 यहाँ पर पहुँची, इस मैक्सिमम पॉइंट पर पहुँची। इस मैक्सिमम पॉइंट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये वही थ्रेशोल्ड वर्ड है जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में आपने पढ़ा हुआ है, फिजिक्स वगैरह में आप पढ़ते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये वही है। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट होता है एनर्जी का, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी पॉइंट। ठीक है, अब ये रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ते 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 यहाँ पर पहुँच गई। अगर ये एनर्जी और आप बढ़ाओगे तो फिर एनर्जी नहीं बढ़ेगी, फिर क्या होगा? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होने लगेगा, और जब वो प्रोडक्ट में चेंज होगा तो धीरे 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 वो अपनी स्टेबल पोजीशन पर आएगा, और जो एनर्जी उसके अंदर है उसको धीरे धीरे वो रिलीज कर देगा। इस गैप को, रिएक्टेंट और थ्रेशोल्ड एनर्जी के बीच के गैप को हम लोग बोलते हैं बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी, EA। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गई। अब देखो, मतलब ये कि फॉर एनी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल देयर मस्ट बी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू चेंज इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी उन्हें नहीं मिलेगी, अगर ये अमाउंट नहीं मिलेगा तो रिएक्शन नहीं होगी। मतलब द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टिंग स्पीसीज टू चेंज इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। मैंने क्या बोला? फिर से सुनिए। द मिनिमम अमाउंट ऑफ, दिस इज द मिनिमम अमाउंट, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू चेंज इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर कोलिजन हुआ और एनर्जी उसको इतनी मिल गई मॉलिक्यूल को, तब तो वो चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट में, अदरवाइज नहीं होगा। आप कितनी भी एनर्जी उसकी बढ़ा दीजिए, यहाँ तक बढ़ाइए, यहाँ तक बढ़ाइए, यहाँ तक बढ़ाइए, यहाँ तक, कोई फ़ायदा नहीं। जब इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये बहुत जगह अप्लाई होता है। ये डायग्राम आपने थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा होगा, है ना, वहाँ पर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के लिए। चलिए, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। तो बहुत बेसिक सी चीज़ है कि जब कोलिजन होता है तो कोलिजन से एनर्जी बढ़ती है मॉलिक्यूल की, और कितनी बढ़ती है? अगर उसकी एनर्जी बढ़ते बढ़ते एक्टिवेशन एनर्जी वाली डिमांड को पूरा कर दे तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा, नहीं तो नहीं चेंज होगा। आगे बात समझ में? आगे चले। देखो, अब देखो, अब आप एक चीज़ और भी लिखो, अब आप एक चीज़ और भी लिखो। देखो, रोल ऑफ कैटलिस्ट, हेडिंग डालो, रोल ऑफ कैटलिस्ट फॉर रिएक्शन। जो कैटलिस्ट है उसका क्या है, उसका रोल क्या है? तो रोल ऑफ कैटलिस्ट फॉर एनी रिएक्शन, देखो जब हम कैटलिस्ट मिलाते हैं रिएक्शन में तो होता क्या है, यही सेम डायग्राम है। ये क्या करता है, ये तो अपना पुराना वाला डायग्राम हो गया, ये हो गई एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, ये हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी पॉइंट। ओके, ये रिएक्टेंट हो गए, ये प्रोडक्ट हो गया। जब आप किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट मिला देते हो तो कैटलिस्ट क्या करता है,
अभी क्या था, अभी रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए, लेकिन जब आप उसमें कैटलिस्ट मिला दोगे तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। कैटलिस्ट रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। अभी मान लो इसको कुछ समथिंग एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, और जब कैटलिस्ट मिला दोगे तो वो एक्स से कम एनर्जी इसको चाहिए होगी, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट प्रोवाइड अ लोअर एनर्जी पाथ फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू चेंज इनटू प्रोडक्ट। ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। कैटलिस्ट प्रोवाइड अ लोअर एनर्जी पाथ फॉर द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू चेंज इनटू प्रोडक्ट। यस, प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी में कोई अंतर नहीं आएगा। अंतर आएगा तो केवल रिएक्शन की स्पीड में, रिएक्शन की जो यील्ड है उसमें आएगा, समझ रहे हैं। रिएक्शन के रेट में डिफरेंस आएगा, लेकिन कभी भी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। कैटलिस्ट में भी बहुत सारी केमिस्ट्री है। सिलेक्टिव कैटलिस्ट होता है, एक्टिव कैटलिस्ट होता है, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, बहुत तरह के कैटलिस्ट होते हैं। मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं सिंपल बता रहा हूँ कि जब आप कैटलिस्ट को मिलाते हैं तो जो अच्छे कैटलिस्ट होते हैं, जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं, वो कैसे बढ़ाते हैं, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। पहले उसको इतनी सारी एनर्जी चाहिए थी, अब इसको कम एनर्जी चाहिए। पहले 100 में से 2-4 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज हो रहे थे, अब 50-60 मॉलिक्यूल होने लगे। तो इसने क्या किया, यील्ड बढ़ा दिया रिएक्शन का। अब ये जो एनर्जी है, ये वाली जो एनर्जी है, इसको बोल दीजिए आप EA डैश। EA डैश क्या है, EA डैश इज अ एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये क्या है, EA डैश क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, समझ रहे हो। और ये क्या होगी, ये हमेशा 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 ओरिजिनल एक्टिवेशन एनर्जी से कम होगी। यस, ये हमेशा कम होगी। एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट EA डैश, और एक्टिवेशन एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट EA। तो याद रखेंगे इस बात को। तो जब आपने कैटलिस्ट नहीं मिलाया था तब क्या हुआ था, तब एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए थी, कम यील्ड हो रहा था, कम प्रोडक्ट बन रहा था। जैसे ही आपने उसमें एक्टिवेशन एनर्जी को मिला दिया, ज़्यादा प्रोडक्ट बनने लगा। क्यों, क्योंकि उसने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। अब ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। बात समझ में आती है। तो दिस इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शन। याद रखेंगे इस बात को। चलिए हम लोग नया टॉपिक पढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। देखो, केमिकल काइनेटिक्स का एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक, एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमको चाहिए अर्हीनियस इक्वेशन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अर्हीनियस इक्वेशन और कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, अर्हीनियस इक्वेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अर्हीनियस इक्वेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। देखो, एक लाइन में आप लिख लो, अर्हीनियस ने क्या किया, अर्हीनियस ने एक रिलेशन दिया था किसके किसके बीच में, एक्टिवेशन एनर्जी और रेट कांस्टेंट के बीच में। एक्टिवेशन एनर्जी और रेट कांस्टेंट के बीच में। इट इज अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी। देखो, सिर्फ फॉर्मूले से मतलब है, इसी से न्यूमेरिकल आते हैं, और मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स इसमें बताने वाला हूं। K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस का EA अपॉन RT। सारे सिंबल आप पहले से जानते हैं A को छोड़ करके। वेयर K इज रेट कांस्टेंट, वेयर K इज रेट कांस्टेंट, A इज प्रोपोर्शनलिटी, इसे कई नाम है, इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसको अर्हीनियस कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। तो आप सिंपल याद रखिए कि ये है अर्हीनियस कांस्टेंट, A फॉर अर्हीनियस, A फॉर अर्हीनियस कांस्टेंट, ठीक है। EA क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। R क्या है, R है आपका गैस कांस्टेंट, और T क्या है, टेम्परेचर। R गैस कांस्टेंट है वही 8.304, हाँ नहीं 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। याद रखेंगे कैसे, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो R आपका गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, EA एक्टिवेशन एनर्जी है, K रेट कांस्टेंट है, और A प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फिर अर्हीनियस कांस्टेंट है। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, कई बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, और इसका एक दूसरा फॉर्मेट भी है। तो हम लोग चलते हैं उस दूसरे फॉर्मेट को पढ़ने के लिए, जिससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को या फिर रेट कांस्टेंट को, ठीक है। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसके सेकंड फॉर्मेट पे चलता हूं। देखो बच्चों, ये दिया हुआ था
K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस का ई ए अपॉन आर टी, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले लॉग ले लेते हैं, नेचुरल लॉग लेते हैं। तो ln k इज इक्वल टू ln a माइनस का ई ए अपॉन आर टी। आपको लॉग लेना आता होगा, ln को लॉग में चेंज कर लीजिए। log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ln को log में चेंज करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर भी, फिर उसके बाद मैंने डिवाइड कर दिया तो यहाँ से गायब हो गया और यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये तो आप कर लेंगे, सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स है। अब सपोज एट टेम्परेचर T1 रेट कांस्टेंट इज K1 और एट टेम्परेचर T2 रेट कांस्टेंट K2। दो हमारे पास टेम्परेचर हैं, दो हमारे पास रेट कांस्टेंट है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। log K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T1, ये क्वेश्चन 1 हो गई हमारी। उसके बाद log K2 इज इक्वल टू log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T2, यहाँ पर ये T1 है और यहाँ पर ये T2। इक्वेशन 2 हो गई। अब आपको क्या करना है, आपको करना है इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 माइनस 2 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। 1 माइनस 2। अब देखिए सही तरीका क्या है पढ़ने का, अगर आपको मैथमेटिक्स आती है ना तो वीडियो को पॉज करिए और इसको खुद से सॉल्व करिए, यस, और फिर बाद में चेक करिए कि जो आपने किया है वो सही है कि नहीं, ठीक है। ये तरीका है, तो पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। 1 माइनस 2 करिए, मैं करता हूँ यहाँ पर। log K1 माइनस log K2 इज इक्वल टू log A माइनस, इसको आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T1 प्लस माइनस का log A प्लस ई ए अपॉन 2.303 आर T2, ये आ जाएगा। यहाँ से log m माइनस log n, log m अपॉन n क्या हो जाएगा, log K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू, इससे ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर क्या आएगा, बहुत ही सिंपल है, ई ए अपॉन 2.303 आप कॉमन ले लीजिए, आर कॉमन ले लीजिए और यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। यस, दिस इज योर फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला आया है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको क्या कर देगा, दो रेट कांस्टेंट दे देगा, ठीक है, और दो टेम्परेचर दे देगा। आर की वैल्यू 2.303, हाँ सॉरी, आर की वैल्यू 8.314 और ई ए की वैल्यू आपको निकालनी होगी, आप यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम वहाँ पर आएगी जब आपको K1 K2 तो दे देगा, आप निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसने K1 K2 आपको नहीं दिया और K1 K2 आपको निकालने को आ गया, तब आपको लेना पड़ेगा एंटी लॉग, और जब आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा ना तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डर जाते हैं। तो उसके लिए मेरे पास बहुत एक्सीलेंट ट्रिक है, आप 2 मिनट में एंटी लॉग सॉल्व कर लेंगे बिना किसी टेबल के। तो वो आपको मेरे दूसरे वीडियो में मिल जाएगा, आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं कि हाउ टू सॉल्व एंटी लॉग इन 2 मिनट्स। जस्ट 2 मिनट भी नहीं लगता बेटा, 1 मिनट में सॉल्व हो जाता है वो। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बस अरहीनियस इक्वेशन में केवल आपको इतना ही याद रखना है कि अरहीनियस ने एक क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया है, उस रिलेशन में एक्टिवेशन एनर्जी और रेट कांस्टेंट को दिया गया है।